नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन और आप सभी का अर्थ स्काई प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी का क्वेश्चन जो कि पिछले 10 वर्ष में पूछा गया है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस डिस्कशन से आपको बेनिफिट मिलेगा जिसमें आपको परीक्षा का पैटर्न पता चलेगा, कितने प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं, क्या क्या पूछ रहा है, परीक्षा की क्या डिमांड है। इन सभी बातों को ध्यान में देखते हुए आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। अभी तक आपने अर्थ स्काई चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 1918 में, है ना, मैनफोर्ड सुधारकों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष संप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था भारत सेवक समाज का, बी स्वराज पार्टी का, सी इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से बताइएगा। साथ ही साथ हम व्याख्या भी करेंगे। इन 90, है ना, 1918 द कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ऑफ द मॉटफोर्ड reforms which lead the breakup of the old liberal leagues, Sapru, Jackal and चिंतामणि डेट फॉर्म। है ना, क्या बनाया था इन्होंने, कौन सी पार्टी का गठन किया था। ठीक है, जल्दी से बताएं ताकि पता चले कि आप लोग कितना जानते हैं, कितना आइडिया लगा पाते हैं। चलिए देखते हैं। आंसर आपका सी सही होगा, यानी कि 1918 में मैनफोर्ड सुधारकों के कांग्रेस के पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए। इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन, अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अमृतसर अधिवेशन 1919 में मैनफोर्ड सुधारकों को अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक बताया। 1919 में सुधारकों को लेकर के कांग्रेस में उत्पन्न मतभेद के कारण, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में, है ना, मैनफोर्ड सुधारकों का स्वागत किया गया और कांग्रेस से अलग होकर के अखिल भारतीय उदारवादी संघ की यहाँ पे स्थापना की गई थी। इसलिए आपका आंसर सी सही है। अगला, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। स्टेटमेंट चेक करिए पहले। स्टेटमेंट नंबर 1, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए। दूसरा, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। तीसरा, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। कोड आपके सामने है, कोड आपका सामने है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2 और सी केवल 3, डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका बताइए आंसर क्या होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। चलिए आंसर देखिए क्या होगा। ठीक है, बी आपका सही है। ठीक है, कैबिनेट मिशन के सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत आए थे और 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा भी की थी। इसलिए आपका आंसर बी सही है। चलिए आपके सामने एक अगला प्रश्न। ठीक है, स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों के द्वारा राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? राज्य जन आंदोलन, बी प्रजा मंडल आंदोलन, सी स्वराज आंदोलन और डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ई आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। पेरल मूवमेंट है ना, इसको जो है जाना जाता है। इसको जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, बी आपका आंसर सही होगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के समानांतर कुछ भारतीय रियासतों और जनता के यहाँ पे संगठन जो है आंदोलन के रूप में इसको जो है काफी देखा गया था, जिसको जो है प्रजा है ना मंडल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें 20वीं सदी के तीसरे दशक तक यहाँ पे जो है प्रजा मंडल के रूप में जन आंदोलन यहाँ पे उभरने लगा था। और वहां की जनता जो है संवैधानिक परिवर्तन और जनतांत्रिक अधिकारों और लोकप्रिय सरकारों की मांग को लेकर के यहाँ पे आंदोलन है ना करने लगी थी। और इन रियासतों में राजनीतिक गतिविधियों को तालमेल के लिए जो है यहाँ पे स्टेट पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस का भी यहाँ पे गठन किया गया था। बाद में यह संगठन ऑल इंडिया स्टेट पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना गया। 67 बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका डिस्कशन आज हम करेंगे, तो ध्यान रहे ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई भी डाउट रहे मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस डाउट का उस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। ध्यान रहे अभी तक आपने अर्थ स्काई चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे फ्री नोट्स, मटेरियल, न्यूज़पेपर ये सभी चीज आपको जो है मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को देखना है और आपको जो है आंसर बताना है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। पहला ऑप्शन आपका जो है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, सी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, डी आपका जो है अस्कंदगुप्त और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ध्यान रहे कल भी मैंने आपको बताया था कि 69 बीपीएससी से 4 ऑप्शन आएंगे, ई ऑप्शन को हटा दिया गया है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए ताकि है ना इसकी जो व्याख्या है हम आसानी पूर्वक कर सके। व्याख्या से भी काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसका आंसर जो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं तो चंद्रगुप्त के बाद जो उसका बेटा हुआ रामगुप्त शासक बना, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। ऐसा माना जाता है कि शकों के आक्रमण का जो है रामगुप्त के द्वारा सक्षम विरोध ना करने के कारण उसके भाई ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी और साथ ही साथ उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह भी कर लिया, यानी कि शकों के विरुद्ध जो है विजय प्राप्त की। उसके उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय पर विजय प्राप्त करके विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण यहां पे की थी। तो इन पॉइंटों को भी समझने का प्रयास करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्न बार बार बीपीएससी के साथ साथ जो बिहार में एग्जाम होते हैं उसमें भी ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था, है ना। आपको बताना है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था, है ना। पहला आपका जो है पहला ऑप्शन ए पुष्पभूति, बी आपका जो है राजवर्धन,
सी आपका जो है आदित्य वर्धन और डी आपका जो है प्रभाकर वर्धन और ई आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। और ध्यान रहे इन सभी प्रश्नों का ट्रेंड आप ध्यान से देखिएगा, इससे आइडिया लग पाएगा कि बीपीएससी में कैसे कैसे क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है, कैसे कैसे प्रश्न को है ना पूछा जाता है ना, इससे काफी आपको जो है आइडिया लगने वाला है। तो इसका आंसर जो है आपका ए आंसर आपका जो है सही है। पुष्प भूति जो है आंसर इसका आपका सही है। क्यों सही है, इसके पीछे क्या कारण है? तो बाणभट्ट की जो रचना है हर्ष चरित्र के अनुसार है ना, वर्धन वंश की जो स्थापना है पुष्प भूति नामक व्यक्ति ने जो है थानेश्वर या अस्तनेश्वर में किया था और हर्षद वर्धन जो है इस वंश का महान शासक था। गुप्ता साम्राज्य के विघटन के बाद जो है उत्तर भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग शुरू हुआ और हर्षवर्धन के राज्यारोहण के बाद जो है समाप्त हुआ। हर्ष ने जो है थानेश्वर से हटाकर के कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। इन बातों को आप जो है ध्यान में रखिएगा। बाणभट्ट में इन सभी बातों को जो है हर्ष चरित्र के बारे में कहा गया, वर्धन वंश के बारे में कहा गया, पुष्प भूति के नामक व्यक्ति के बारे में बताया गया और या थानेश्वर या अस्तानेश्वर नाम की जो जगह है उसका भी इसमें जो है जिक्र किया गया है। साथ ही साथ इसमें हर्षवर्धन वंश के बारे में जो महान शासक है उनके बारे में सारी चीजों को बताया, जिसमें भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का है ना युग शुरू हुआ। इन सभी बातों को जो है बताया गया है जो कि काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए। ठीक है, यानी कि अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया है ना। ए कुषाण ने, बी चेरा, सी पश्चिमी शक ने और डी आपका जो है वक्टका और ई आपका जो है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा इसका आंसर? ट्रेड रिलेशन विद द रोमन एम्पायर। जी जल्दी से बताएं किसने किया था है ना, रोमन एम्पायर के साथ है ना व्यापार स्थापित किसने किया था? जल्दी से बताएं आंसर। ये सारे प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसका आंसर जो होगा कुषाण, इसका आंसर जो है सही है। चलिए क्यों सही है इसके बारे में कुछ बातें आपको बता दी जाएं। यानी कि कुषाण शासकों को रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध थे। इनका जो प्रणाम है कुषाण के सिक्कों पर है ना, रोमन देवता का जो है यहाँ पे पुतला से प्रमाणित किया जाता है, उसको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और यहाँ पे वाणिज्य और व्यापार के लिए विकास एवं उन्नति का ये काल माना जाता था और मध्य एशिया से गुजरने वाला जो व्यापारिक मार्ग था जो चीनी को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत से जोड़ता था, जिसको हम आज भी सिल्क मार्ग के कहते हैं। और उस पर जो है कुषाण शासकों का अधिकार था। इस काल में अगर हम देखेंगे तो वारबैरिकम यानी कि सिंधु के मुहाने पर है ना, अर्क्यमेडु यानी कि पूर्वी तट पर और बेरी गाजा यानी कि भड़ोच आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह देखने को मिलते थे। पेरीप्लस के अनुसार यहाँ पे भारत से मसाले, मोती है ना, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, चंदन, इत्र और मेडिसन आदि यहाँ जो है बहुत अधिक मात्रा में रोम पहुंचाते थे। और बदले में क्या है, यहाँ पे रोम का सोना भारत आता था। जो रोम का सोना था वो यहाँ पे भारत में उसको जो है लेकर के आते थे व्यापार के बदले में, क्योंकि पहले जो है व्यापार के बदले में ज्यादातर वस्तुओं का विनिमय किया जाता था, वस्तुओं को आदान प्रदान किया जाता था, इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उसको ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, तो मगध शासक जो है बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? कौन था चिकित्सक? जल्दी से बताइए। ठीक है, शिलभद्र, विजयसेन, जीविका मन्नो और डी उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा आंसर? सही से बताइए, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक है जी, तो सी आपका आंसर सही है ना? सी आपका आंसर सही है। जीविका यानी कि बिंबिसार ने, है ना, हर्यक वंश की जो है स्थापना की थी और 16 महाजनपदों में एक मगध का जो है साम्राज्य के रूप में उदय हर्यक वंश के साथ यहाँ पे शुरू होता है। और बिंबिसार ने, है ना, अंगद राज्यों को जो है जीत करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां के शासक नियुक्त किया था। और मगध के शासक जो है बिंबिसार का यहाँ पे चिकित्सक जीविका तथा जिसे बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। ये काफी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं कि अगले एग्जाम में यहाँ पे जो है अवंती नरेश चंद के बारे में क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है, तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दर उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, है ना, है ना, रूलर हु एम्पायर वाज अ पार्ट ऑफ द दारुल उल इस्लाम वाज, है ना, बलवान, रजिया, इल्तुमिश, नासिर उद दीन, या ये उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा सही? क्या होगा आंसर सही? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर सही। ठीक है, तो सी आपका सही होगा आंसर, इल्तुमिश। आगे बढ़ते हैं, यानी कि इल्तुमिश के काल में 1229 में बगदाद के खलीफा इल्तुमिश को खिलाफत, है ना, खिल्लत प्रदान की गई थी और सल्तनत सैद्धांतिक रूप से जो है यहाँ पे बगदाद के खलीफा के अधीन दर उल इस्लाम का एक भाग बन गया था। और इल्तुमिश के द्वारा बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त करने का उल्लेख जो है मिनहास उस सिराज की किताब में तबक़त ए नासिर से प्राप्त होता है और इसमें उल्लेख किया गया इस्लाम की राजधानी से भेजा गया जो है लाल वस्त्र, आभूषण, उपहार को जो है सुल्तान उसके पुत्र तथा अमीरों से स्वीकार की गई थी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि इनमें से किसने खलीफा की सख्ती का विरोध किया था? इनमें से किसने खलीफा की सख्ती का विरोध किया था? इल्तुमिश, ए अलाउद्दीन खिलजी, बी सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी बलबन और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी से बताइए कमेंट करके आंसर इसका क्या होगा सही। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ई, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है या एक इनमें से कोई सा भी नहीं। जानिए क्या होगा आंसर सही। यानी कि दिए गए विकल्प में किसी भी सुल्तान ने खलीफा की सख्ती का विरोध नहीं किया, बल्कि इल्तुमिश ने ना तो खलीफा से मान्यता भी प्राप्त की थी, इसके साथ साथ ही बंगाल के सुल्तान जो है गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी और अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने भी खलीफा की सख्ती या, है ना, सत्ता के विरोध कभी भी नहीं किया था। है ना, मुबारक खिलजी ने स्वयं को जो है खलीफा की उपाधि धारण करके खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। इसको ध्यान में रखना है, किसने किया था? तो एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिया जाता है मुबारक खिलजी, है ना, मुबारक खिलजी ने जो है खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी और खलीफा की सत्ता का यहाँ पे जो है इन्होंने विरोध किया था, जो कि पूछे जाने की संभावना है। अगर इस ऑप्शन में रहता तो ये सही हो जाता, है ना। मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की और खलीफा की जो खलीफा है उनके सत्ता का इन्होंने विरोध भी किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से, है ना।
है ना, ड्यूरिंग हु रीजन डिड दुगरी खान रिवॉल्ट, है ना, दुगरी खान ने किसके शासन काल में विद्रोह किया था, किसके शासन काल में जो है विद्रोह किया था। ए आपका है बलबन, बी आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी, सी आपका जो है फिरोज शाह तुगलक, और डी आपका जो है खिज्र खां, और ई आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, बलबन। ठीक है, ये आंसर आपका सही होगा, ये आंसर आपका जो है सही होगा। क्यों सही होगा ये, तो तुगरिल खान ने जो है बलबन के काल में जो है विद्रोह किया था। कब, तो 1279 में। कहां पे, तो बंगाल में आमीन खां की नियुक्ति के विरोध में। ठीक है, और ये प्रथम गुलाम सरदार का विद्रोह था, जो तुगरिल ने है ना मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की, और अपने नाम के सिक्के भी इन्होंने चलवाए थे, तथा अपने नाम का जो है खुतबा भी इन लोगों ने पढ़वाए थे। और कालांतर में जो है बलबन के बंगाल के अभियान से डर करके तुगरिल खान जो है वहां से भाग निकला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने, है ना, किस मुगल शासक ने जो है ब्रिटिश के, है ना, ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष भी किया था। जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, और ई आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी से आंसर बताएं इसका क्या होगा, जल्दी से आंसर बताएं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं। ठीक है, विच मुगल रूलर वॉज द फर्स्ट फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना, तो ये आपका जो आंसर है क्या होना चाहिए, तो ये आंसर जो होगा, है ना, ये आंसर होगा आपका बी, औरंगजेब। औरंगजेब आंसर सही होगा। यानी कि क्यों सही होगा, तो मुगलों का जो है अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष कब होता है, 1686 में होता है। कब होता है, 1686 में होता है। किसके द्वारा, औरंगजेब के शासन काल में हुआ था। और मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने, है ना, जॉब चरनाक सहित अंग्रेजों को जो है हुगली से खदेड़ दिया था, याद होगा आपको उस टाइम पे। और ठीक है, उस टाइम पर जो है चटगांव पर अधिकार भी कर लिया था। उसका नाम जो है इस्लामाबाद रखा था। ठीक है, इन्होंने जो है उसका नाम जो है इस्लामाबाद रखा था, और वहां पर जो है एक मुगल फौजदार की भी नियुक्ति की थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने सिंध विजित करके उसका अधिकरण किया था। ठीक है, एक आपका जो है वेलिगंट, है ना, स्लीमैन, है ना, नेपियर, और लॉरेंस, और ये आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, है ना, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, लॉरेंस। आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्यों सही होगा। तो 1843 में, 1843 में अफगानिस्तान युद्ध के बाद अंग्रेज जनरल जो है चार्ल्स नेपियर, सिंध का जो है विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया गया था। और 1842 में लॉर्ड एलनबोर्ग ने जो है भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पे वो बनकर के आए थे, और अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध में ब्रिटिश सेना जो है उलटफेर के लिए जो है सिंध के अमीरों को जिम्मेदार बनाया। जो सिंध के अमीर हुआ करते थे उनको जो है जिम्मेदारी उन पर सारी थोप दी। ये जो उलटफेर हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, ये जो उलटफेर हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे टॉपिक जो आपसे आपको जो है आज करवाया जा रहा है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष शुरू की गई थी, बताना है आपको। 1872, 1901, 1911, 1921, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको ध्यान में रखना होगा कि एक से अधिक तो हो ही नहीं सकते हैं, है ना, उनमें एक से अधिक हो नहीं सकता। ठीक है, जब अगर मन में डाउट हो तो आप इसको वैसे ही काट सकते हो, ई ऑप्शन को। ठीक है, लेकिन आपको अच्छी बात ये भी है कि 69 नंबर बीपीएससी में ई ऑप्शन को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कब से स्टार्ट हुआ था। तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 1872 में प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था, और इसमें जो है अंग्रेजों के शासन काल में जो है आधुनिक शासन
जो सिस्टम है जिसमें सबसे पहले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, है ना, करवाया गया था जनगणना, पर इसको जो है क्रमवार उस समय पर जो है आकलन अर्थात जो है नियमित जनगणना वर्ष जो है ना, 1881 से जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 1872 में शुरू हुआ था, पर पूरी तरह से वो सही नहीं हो पाया था, लेकिन सही तरीके से जो है ना, स्टार्ट हुआ था 1881 में, 1881 में स्टार्ट हुआ था। तो इसको जो है आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है ना, इसमें जो है दो क्वेश्चन को ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आप सभी के सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु किस इन तीनों को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ठीक है, इन तीनों को किस डेट में जो है फांसी दी गई थी? ये आपका है 12 नवंबर 1930, बी आपका जो है 23 मार्च 1931, सी आपका जो है 7 सितंबर 1931 और डी आपका जो है 4 मार्च 1931 और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो आप सभी को वैसे बहुत याद है, क्योंकि आप लोग देशभक्ति में काफी बिलीव करते हैं, काफी अच्छा फील करते हैं, है ना, तो आप सभी को पता है बी आंसर आपका सही है, क्योंकि 23 मार्च 1931 में इन तीनों को जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, और इन तीनों को जो है 8 अप्रैल 1929 को, है ना, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में जो है जेपी सेंटेंस और हत्याकांड में जो है दोषी करार देने के बाद जो है देशद्रोह और हत्या केस में जो है 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दी गई थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कई बार जो है ये इन केस को भी जो है बीपीएससी पूछ लेता है, इन केस को भी जो है बीपीएससी पूछ लेता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। किस केस में इन तीनों को जो है फांसी दिया गया था? किस केस में इन तीनों को फांसी दिया गया था, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग को जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? कल ही मैंने आपको बताया था कि यहां पे फर्स्ट तो विनोबा भावे थे, ठीक है, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, अब तीसरे व्यक्ति कौन थे? ठीक है, ये कल ही मैंने आपको बताया था कि बार बार इसमें जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बार बार जो है क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। अब ये पूछ लिया गया कि तीसरे सत्याग्रही का नाम क्या था? ठीक है, अब बचा कौन? राजेंद्र प्रसाद, है ना, ब्रह्मदत्त और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो बता सकते हैं कमेंट में। तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है? तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है? कल ही मैंने आपको बताया था, है ना, तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो उस टाइम पे, है ना, इसमें नहीं थे इंक्लूड। ठीक है, डी आंसर आपका जो है सही है ना, ब्रह्मदत्त इसका आंसर सही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये बार बार पूछा है। आप पेपर उठा करके देखेंगे तो हर एक साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो प्रथम सत्याग्रही के रूप में जो है महात्मा गांधी ने जो है विनोबा भावे को मनोनीत किया था, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे जो थे सत्याग्रही, है ना, ब्रह्मदत्त, इन्होंने जो है जनवरी 1942 तक ये सारी चीजें चली और गांधी जी ने आंदोलनकारियों के मार्गदर्शन के लिए जो है स्वयं जेल से बाहर रहे और इस आंदोलन के दौरान जो है दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया था, इसलिए दिल्ली चलो आंदोलन की संज्ञा भी इसको दी जाती है। ठीक है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम क्या लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या हम स्टेट पीसीएस में हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं, विश्लेषण नहीं करते हैं, जब तक आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि पिछला पेपर, सिलेबस, ठीक है, इन सभी चीजों का जो है काफी योगदान रहता है। तो सबसे पहले सिलेबस और पेपर का एनालाइज विश्लेषण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया
रेडियो किसने शुरू किया था? काफी इंपॉर्टेंट है, खुफिया रेडियो किसने शुरू किया था? अब जाहिर सी बात है, जो टेक्निकल टर्म एंड कंडीशन को समझेगा, है ना, जाहिर सी बात है वही व्यक्ति जो है खुफिया रेडियो को शुरू कर सकता है। तो ए आपका ऊषा मेहता, बी आपका सुमित्रा कुमारी चौहान, सी आपका सुचेता कृपलानी और डी आपका एनी बेसेंट और ई आपका उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा आंसर? किन्होंने किया होगा? तो आप देखिए, सुमित्रा कुमारी चौहान, है ना, एक कवि, एक लेखक के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। एनी बेसेंट, है ना, योगदान इन्होंने काफी दिया था स्वतंत्रता संग्राम में। सुचिता कृपलानी भी इन्हीं में शामिल थी। तो जाहिर सी बात है एक नाम सामने आता है, ऊषा मेहता का। जाहिर सी बात है, जब ये सारे चीज, है ना, कवि और स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट कर रही थी, कर तो ये भी रही थी, लेकिन इनका नाम जो है टेक्निकल टर्म्स में काफी बार देखा जाता है, इसलिए ये आंसर आपका सही है, ठीक है। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार के दमन तेज होने के कारण जो है बहुत से नेता गिरफ्तारी से बचने के लिए और आंदोलन जारी रखने के लिए जो है भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, बिल्कुल ही छुप गए थे, ताकि पता ना चले और चुप चुप करके जो है स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट कर सके। और गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है वीएम खड़के और राम मनोहर लोहिया और ऊषा मेहता ने, इन तीनों व्यक्तियों ने जो है ना, है ना, बीएम जी ने, राम मनोहर लोहिया ने और ऊषा मेहता ने, अगर अगले प्रश्न में ऊषा मेहता की जगह राम मनोहर लोहिया आ जाए, बीएम, है ना, खाकर आ जाए, तो इन तीनों में से, है ना, नामों को जो है, इन तीनों नामों को ध्यान में रखना है। अगर ऊषा मेहता तो पूछ लिया गया है, ठीक है, अब इन दोनों नामों पे ज्यादा फोकस किया जा सकता है। तो उसी समय जो है आंदोलन के समय में भूमिगत कांग्रेस को रेडियो का संचालन यहाँ पे किया गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? हु इज नाउ एज ए सीमांत गांधी के रूप में, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जानते हैं जी, जल्दी से बताएं। एम ए जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, अबुल गफर खां या डी उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी से बताएं, है ना। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि अब्दुल गफर खां को जो है, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ फैक्ट इनके बारे में है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है 1890 से लेकर के 1988 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने जो है भारत के लिए या भारत के सीमा प्रांत और पाकिस्तान के एक जगह के महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। अपने कार्य और निष्ठा के कारण इनको जो है सीमांत गांधी या बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों नाम को भी आपको जो है ध्यान में रखना है। कौन कौन से? सीमांत गांधी पहला पूछा जा चुका है कई बार, बच्चा खां अभी पूछा नहीं गया है, और बादशाह खां इसको भी जो है अभी तक पूछा नहीं गया है। तो इन तीनों नामों को ध्यान में रखना है। इन तीनों नाम का आने का मतलब क्या है आपका? इन तीनों का नाम का आने का मतलब जो है अब्दुल गफ्फार खां। इन तीनों का मतलब ही यही है ना, ये नाम आता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आप देखेंगे जब पेपर आप विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो देखेंगे कि इसी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अलग कुछ नहीं है, टॉपिक में सेम टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। आगे चलिए, तो रानी की, ठीक है, झांसी की रानी के बारे में, है ना, झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? ठीक है, कहां पर हुई थी? लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। कहां पे हुई थी? काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, और है ना, काफी लोग सोच रहे होंगे क्या पता ग्वालियर में हुआ हो, है ना, क्या पता लखनऊ में हुआ हो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है झांसी आपका आंसर सही है, डी, है ना। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, कविता आपने सुनी होगी, पोएम आपने सुनी होगी। और रानी, है ना,
लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है 1857 में। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लड़ने के दौरान 18 जून 1858 को जो है ना, ग्वालियर के निकट है ना, कोटा के सराय में यहाँ पे जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ग्वालियर है ना, ग्वालियर आंसर है। ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, ग्वालियर इसका आंसर है। सी आंसर आपका सही है ना, ग्वालियर इसका आंसर सही है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? विभाजन है ना, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर जो है बम की तरह गिरा है? Who said about the partition of Bengal? है ना, partition of Bengal, partition fell on huge like a bomb. A. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. बिपिन चंद्र पाल, डी. चित्तरंजन दास और ई. उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जल्दी से आंसर बताएं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ये बात कही गई थी कि है ना, कि जो है विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। यानी कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, और इतिहास में इसको जो है बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस नाम से भी पूछ लिया जाता है या बंगाल विभाजन के नाम से भी पूछा जाता है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सरदार है ना, सरदार उधम सिंह, उधम सिंह होगा इसमें। ठीक है, सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था या किसे मारा था? है ना, जनरल डायर, जनरल डायर, कर्जन वायली और माइकल ओ डॉयर सैंडर्स। ठीक है, या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? माइकल ओ डॉयर। सी आंसर इसका सही होगा। सी आंसर सही होगा, क्योंकि जो सरदार उधम सिंह जो है गदर पार्टी से जुड़े हुए थे और एक भारतीय क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते थे। और 13 मार्च 1940 को जो है माइकल ओ डॉयर की हत्या यहाँ पे की गई थी। और माइकल ओ डॉयर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना हुआ था, इसमें जो है इनका पार्टिसिपेट देखा जा रहा था। और 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के जो है कैस्टल हिल में जो है एक बैठक में जो है जनरल डायर के स्थान पर जो है इनको जो है माइकल ओ डायर को जो है गोली मार करके हत्या कर दी थी। इसलिए सी आंसर इसका सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहीं पे जो है ना, बरदोली सत्याग्रह का सफलता का जो नेतृत्व है ना, लीडरशिप नेतृत्व किसने किया था? बरदोली सत्याग्रह का जो सफलता का नेतृत्व है किसने किया था? है ना, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। किसने किया था? जल्दी से बताएं। और यहीं पर जो है, यहीं पर जो है उनको जो है ना, सरदार की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, ये आंसर इसका सही है। यानी कि बरदोली सत्याग्रह भारतीय है ना स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो है जून 1928 में गुजरात में हुआ था। और एक आपका जो है प्रमुख किसान आंदोलन था। और यहीं पे है ना वल्लभ भाई पटेल ने इसका जो है नेतृत्व किया था। और यहीं पर जो है पटेल ने है ना, पटेल जी को जो है यहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि भी प्रदान की गई थी। ठीक है, यहीं से उन्होंने जो है अपने नाम से आगे है ना सरदार लगाना शुरू किया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और ये पूछा भी जाता है कि उनके नाम के आगे जो सरदार की उपाधि है
किसके द्वारा दी गई थी, कहां पे दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजो, है ना, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए और कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं थे, है ना, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए और कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं थे। सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स, रैमजो मैकडोनाल्ड और एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और ई आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। इसका आंसर होगा आपका बी, है ना, रेमस मैकडोनाल्ड, जो कि आंसर इसका सही होगा। यानी कि मार्च 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने जो है भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। और इस शिष्टमंडल में जो है ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत के सचिव थे, और सर स्टुअर्ट क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और यहाँ पे जो है एपी अलेक्जेंडर, जो कि इस मिशन का कार्य और भारत को जो है शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपयोग और संभावनाओं को तलाशने का बात की गई थी। और जो है रेमज मैकडोनाल्ड जो थे, ये इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसके सदस्य नहीं थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस साल हुआ था। आपको याद होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट गतिविधियां भी घटित हुई थी। ठीक है, 1929, 1930, 1931, 1932 या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा आंसर इसका। याद होगा कि इस टाइम पर जो है गोलमेज सम्मेलन भी शुरू हुआ था, है ना, गोलमेज सम्मेलन भी शुरू हुआ था। और उसी गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है ये समझौता किया गया था। कब किया गया था, तो ये किया गया था आपको जो है 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को ये सम्मेलन किया गया था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को किया गया था। ठीक है, और ये सेकंड लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान किया गया था। और महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में यह समझौता हुआ था, जिसको हम लॉर्ड गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं और इसी को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। 1920 नागपुर, 1924 बेलगांव, 1929 लाहौर, 1931 कराची। और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सेशन में पूर्णता स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी थी, विच सेशन, जल्दी से बताइए। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपके मन के अंदर से डर खत्म नहीं हो सकता है। बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो सकता। आप भले जितना पढ़ लें, 24 घंटे में आप 20 घंटे पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये जो है सी आंसर सही होगा। और 31 दिसंबर 1929 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वार्षिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसको जो है शुरू किया गया था। और यहाँ पे तत्कालीन पंजाब के प्रांत की राजधानी जो है लाहौर में इसको हुआ था। और यही पे जो है ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया गया था। और यही से जो है कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज की जो है मांग का लक्ष्य यहाँ पे पूरी तरह से घोषित किया गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जो है लिखते रहिएगा। आपका सभी डाउट का जो है आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा कि, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को जो है नया नाम दिया। इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो है नाम में परिवर्तन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने
जो निकोबार द्वीप था उसका परिवर्तन किया गया है, उसका नया नाम क्या है। ठीक है, नया नाम क्या है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, क्या परिवर्तन हुआ है, तो स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप, या फिर आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या नया नाम परिवर्तन हुआ है, क्या नया नाम परिवर्तन हुआ है। तो आप सभी को पता है कि स्वराज द्वीप जो है, स्वराज आइसलैंड जो है, इसका आंसर सही होगा। अभी हाल ही में, है ना, कुछ साल पहले ही इसका नाम जो है सुभाष चंद्र बोस के अकॉर्डिंग इस नाम को जो है यहाँ पे परिवर्तित किया गया था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जापानियों ने जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया था, और सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को जो है पोर्ट ब्लेयर में जापान के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय सेना का यहाँ पे नेतृत्व किया था। बाद में जापानी सेना ने यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है आजाद हिंद फौज को यहाँ पे सौंप दिया था, और इसका नाम जो है परिवर्तन कर दिया गया था। एक का नाम जो है शहीद द्वीप और एक का नाम जो है स्वराज द्वीप जो है रखा गया है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, और ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये बिहार में भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड होगा आगे चल करके, देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, आप सभी ने बहुत अच्छे से इस क्लास को सुना, देखा, और काफी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा कि बीपीएससी में कैसे बार बार एक ही क्वेश्चन जो है एक ही टॉपिक को रिपीट कर रहा है। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा, आपको इस पेपर सॉल्व करने के माध्यम से स्मार्ट तरीका मालूम पता चलेगा कि कम समय में आप स्मार्ट तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे आप खुद से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर अभी तक जो है आपने अर्थ स्काई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अर्थ स्काई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मित्रों के साथ, है ना, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।